कुछ विरासतें दौलत नहीं, बद्दुआ होती हैं। ऐसी विरासतों को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ खोलने के लिए नहीं, खून मांगने के लिए होते हैं। काली रात की खामोशी में एक पुरानी हवेली वीरान खड़ी है। वही हवेली जो अब एक मनहूस विरासत बन चुकी है, और हर रात उसके आसपास एक स्याह साया दिखाई देता है, जो बरसों से सिर्फ इंतजार कर रहा है किसी के लौट आने का। नाज, जिसकी परवरिश इंग्लैंड में हुई, कुछ वक्त पहले उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब वो आ रही है इंडिया, उस हवेली को बेचने के इरादे से। ये वही हवेली है जो राजा मानसिंह ने उसके दादा को उनकी वफादारी के सिले में दी थी। नाज के साथ है सिर्फ फरीदा बानो, एक खामोश समझदार औरत, जिसका खानदान 200 साल से नाज के खानदान का वफादार रहा है। नाज ने जब हवेली की दहलीज पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। फरीदा बानो बस इतना बोली, यह जगह वक्त से आगे चलती है बेटी, संभल के। नाज खुश थी अपनी विरासत देखकर। नाज ने हवेली का सबसे रोशन कमरा चुना, जहां वो अपना कंप्यूटर रखकर काम कर सके। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर पहली ही रात से कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। कभी महसूस होता जैसे कोई पीछे खड़ा उसे देख रहा हो, और कभी खिड़की से आती धीमी सांसों की आवाज। एक रात जब नाज कंप्यूटर पर काम कर रही थी, उसका ध्यान एक अजीब से खिंचाव ने तोड़ दिया। उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। नाज की रूह तक कांप गई। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसके बाद से वो बीमार रहने लगी। फरीदा ने देखा, नाज के बिस्तर पर मिट्टी थी, राख थी। एक रात उसने नाज को तहखाने के पास खड़ा देखा, होठों पर अजीब सी मुस्कान। फरीदा ने नाज को सब कुछ बताया। इस हवेली में एक रूह है, एक तांत्रिक जो लड़कियों पर काला जादू करता था। लोगों ने उसे जिंदा जला दिया, मगर उसकी रूह यहीं रह गई। नाज डर से कांप गई। फरीदा ने हवेली की पुरानी अलमारी से एक कागज निकाला और पेपर पर लिखे नंबर पर कॉल किया। फातिमा, रोशन चेहरा, मासूम मुस्कान, जवान उम्र, मगर उस मासूमियत के पीछे छुपा था एक रूहानी नूर। छोटी सी उम्र में ही उसे गैबी इल्म हासिल हो चुका था। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, हवा का रंग ही बदल गया। फातिमा को लेने फरीदा बाहर आती है। फातिमा नाज से प्यार से मिलती है। फातिमा को फरीदा सारी बातें बताती है।
फातिमा हवेली का जायजा लेती है। फातिमा दुआओं को बोलती है। फातिमा को हर जगह मनहूसियत का एहसास होता है। फातिमा को उनकी रूहानी ताकत से हवेली का सच पता चल जाता है। वो फरीदा से कहती है, जब तक यहां सब ठीक ना हो जाए आपको नाज का बहुत ख्याल रखना होगा कि रूह का खात्मा आसान नहीं, जब तक उसके साथियों की रूहें आजाद ना कर दी जाए। फातिमा अब अपनी तैयारी करती है। रक्त पिशाच को खत्म करने से पहले उसके साथियों की रूहों को आजाद करना जरूरी है। फातिमा अब तैयार थी। रक्त पिशाच के साथियों की रूहों को आजाद करने के लिए पहली मंजिल भैरव, एक पुराना शमशान घाट। फातिमा अपने अमल को शुरू करती है। एक साया फातिमा के सामने है। उसे जैसे किसी ने वहीं जमा दिया हो। फातिमा अपने अमल को जारी रखती है। साया दर्द से चीखता है। फातिमा के चेहरे पर डर का शिकन भी नहीं आया और एक तेज आग साये को खा जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। फातिमा वहां से रवाना हो जाती है। अगले दिन रात फातिमा की दूसरी मंजिल एक वीरान स्कूल, जहां कभी मासूम बच्चियां तालीम पाती थीं और अब जहां कोई कदम भी नहीं रखता। स्कूल एक मनहूस शक्ल ले चुका है, क्योंकि वहां अब सुमेर सिंह की रूह रहा करती है। फातिमा के कदम स्कूल पर रखते ही स्कूल का गेट खुद से खुल जाता है, जैसे किसी को उसका ही इंतजार था। फातिमा स्कूल में उस जगह को तलाश करने लगती है जहां पर सुमेर सिंह को मारा गया था। एक पुराने रूम में फातिमा के कदम रुक जाते हैं। वहीं फातिमा अपने अमल को शुरू करती है। उसको अपनी दूसरी मंजिल मिल गई। एक तेज हवा और सामने थी सुमेर सिंह की रूह, सफेद लिबास में लिपटी एक गंदी रूह। फातिमा तेज आवाज में अमल करने लगती है। रूह अपनी जगह पर चिपक जाती है। एक तेज रोशनी और सब खत्म। फातिमा स्कूल से हवेली की तरफ निकल जाती है। फातिमा और फरीदा हवेली में सुबह मिलते हैं। फातिमा की अगली मंजिल पीर बाबा, जो अपने वक्त का सबसे गंदा शिवल्ली अमल करने वाला था। फरीदा से पता चलता है कि लोगों का कहना है उसकी रूह पास के कब्रिस्तान में सूखे हुए दरख्त पर है। फातिमा अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल जाती है। अंधेरा, मनहूसियत, कब्रें, सन्नाटा, सब कुछ उस जगह के खौफ को बता रहा। फातिमा ने उस दरख्त के पास पहुंचकर अमल शुरू किया। एक धीमी शैतानी आवाज। सामने था नफीर, काला मनहूस साया। फातिमा रूहानी अमल करती है। नफीर चीखता है,
वो वहां से भागना चाहता है, पर एक रूहानी रोशनी नफीर को खा जाती है। फातिमा ने एक और मंजिल पार कर ली थी। अब उसको नाज के लिए उम्मीद दिख रही थी। जैसे ही फातिमा हवेली पर कदम रखती है, फरीदा घबराई हुई उसके पास आती है। वो बताती है, नाज अजीब सी हरकत कर रही, जैसे उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी है। फातिमा को एहसास हो गया कि रक्त पिशाच ने नाज को अपने काबू में कर लिया है। फातिमा नाज को देखकर तहखाने की तरफ जाती है। अब उनका सामना उस शैतान से था जिसने ना जाने कितनी मासूम बच्चियों की बलि दी होगी। तहखाने में अंधेरा, एक गंध जो इंसान को पागल कर दे। फातिमा ने अब उस शैतान को बुलाने के लिए अमल शुरू किए। सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज आवाज, काला मनहूस साया जिसको देखकर किसी की भी रूह उसके जिस्म से आजाद हो जाए। रक्त पिशाच ने फातिमा की तरफ कदम करने की कोशिश की, पर नाकाम। वो चीखता है। फातिमा ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। रूहानी आग रक्त पिशाच को राख में बदल देती है। फातिमा, फरीदा और नाज से मिलकर विदा होती हैं।